धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस विशेष सत्र में मैं अपने पार्टी के तरफ से जो संविधान का 131वीं संशोधन है उसके विरोध में अपने पार्टी की तरफ से अपनी बात रख रहा हूं। सर, अभी हमने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी की बात सुनी और कहीं उनके बातों से लग रहा था कि शायद पहली बार सदन के अंदर महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है। आज ही हर्ष का दिन है, आज ही उल्लास का दिन है, आज ही पारित हो रहा है, पहली बार हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है, ऐसा उन्होंने एक ढांचा बनाने की कोशिश की। लेकिन आज से ही 3 साल पहले तब आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भी ऐसी ही बातें उन्होंने की। और अगर आप दोनों के वक्तव्यों को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि 90% आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय जो कहा वही आज कानून मंत्री जी ने पढ़ के हमको दोबारा सुनाया। उस समय भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने हम सबको श्री गणेश करने के लिए आह्वान जलाया था कि आइए, इससे 2023 से पहले 5 बार महिला आरक्षण पर विभिन्न प्रकार के कानून लाए गए हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने एक सशक्त कदम लिया है, इस बार हो जाएगा। उस समय भी ऐसी बातें थी और उस समय भी हमने यही बात की थी जो हम आज आपके सामने कर रहे हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए और 500 जो हमारे 543 है लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए, उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। उस समय भी ये बात कही, आज भी हम ये बात कह रहे हैं। उस समय भी हमने ये बात कही थी। लोकसभा में आदरणीय हमारी कांग्रेस दल की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यही बात कही थी कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, पर इसको आप परिसीमन के साथ मत जोड़िए। और अगर आप महिला आरक्षण आप वर्तमान उस समय में 2024 के इलेक्शन में ही लागू करिए, उस समय भी हमने ये गुहार की थी। उस समय हमको आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन करना पड़ेगा। और मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं उनका जो स्पीच है उसके ही मैं भाषण में एक लाइन उन्होंने कही थी जो मैं आपको इस सदन के इस चर्चा में लाना चाहता हूं। उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा, मतलब 2024, उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा तुरंत जनगणना होगी, तुरंत परिसीमन होगा, तुरंत महिला आरक्षण लागू होगा। अब 3 साल में ऐसी क्या बात बिगड़ गई? 3 साल में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोकसभा चुनाव के बाद बस 2 साल ही हुए हैं और अगर आप इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पढ़े तो खुद आज सरकार यह कह रही है कि जो अगला जनगणना होगा, जो अगला परिसीमन होगा, उसमें काफी समय होगा, काफी समय लगेगा और काफी उसमें डिले होगा। ये दोनों बात अलग है। स्वयं 3 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में परिसीमन और जनगणना को महिला आरक्षण के साथ जोड़ते हुए हम सबको आश्वासन दिया कि जैसे ही अगली सरकार आएगी तुरंत जनगणना होगी, तुरंत परिसीमन होगा। और आज भी ये कह रहे हैं कि परिसीमन का जनगणना का काम शुरू हो गया। अभी कुछ समय पहले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि घरों की संख्या
शुरुआत हो गई, घरों की संख्या कितनी है शुरुआत हो गई, और फिर व्यक्तिगत जनगणना उसकी शुरुआत होगी। तो क्यों आपने ही बिल में कह रहे हैं कि अगला जनगणना, अगला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में काफी समय लगेगा, तो इसका हम क्या समझे? इसका हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप वास्तविक रूप से महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो। आप बार बार महिला आरक्षण में विभिन्न प्रकार के अटकलें ला रहे हो ताकि महिला आरक्षण को और पीछे किया जाए, और बाद में हो जो बात आसानी से हो सकती है, जो बात सरलता से हो सकती है, उसमें आप बार बार पेचीदा अटकलें लाके उसमें आप विलंब ला रहे हो। तभी आप 2023 में अगर आप हमारी बात सुनते तो 2024 में महिला आरक्षण आ जाता। और आज भी हम कह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन के साथ मत जोड़ो, महिला आरक्षण लाओ। वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो कृपया लाइए, पर जो बात आपकी, जो हर बात में आप जो राजनीति करते हो, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जो करते हो, ये साफ साफ इस आपके इस बिल में, तीनों बिल में दिख रहा है कि ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है, महिला आरक्षण बिल नहीं है ये। हम परिसीमन की आपकी ये मंशा है, उस पे आप महिला आरक्षण का आपने एक लेबल लगा दिया है, ढांचा लगा दिया। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है कि अब महिला आरक्षण को ही आप ये ढांचा मिला, महिला आरक्षण ही आपका सुरक्षा कवच बना आपकी राजनीतिक मंशा को छुपाने के लिए, और कोई आपको विधेयक नहीं मिला। मतलब आपकी ही मंशा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि विलंब क्यों? पहली बात तो शंका इस बात पे उठती है कि आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो, नहीं तो आप तुरंत लेके आ जाते। और दूसरा जो शंका मन में पैदा होता है कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो, क्योंकि 2023 और 2026 के बीच में एक ही अंतर आया है। 2023 में भी आपकी सरकार, 26 में भी लोगों ने आपकी सरकार लेके आए हैं। 2023 में आपने कहा कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर महिला आरक्षण होगी, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, जनगणना से पहले हमको महिला आरक्षण लाने की कोशिश करना चाहिए। क्या फर्क आया? फर्क बस इतना ही आया कि पूरे इंडिया अलायंस और विभिन्न विरोधी दल के दबाव में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने आपके सरकार को विमर्श किया कि आपको जनगणना के साथ जाति जनगणना करनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख आपने एक प्रेस रिलीज के द्वारा आपने फरवरी के महीने में किया, दबाव में आके किया। इसके पक्ष में आप नहीं थे। इससे प्रेस रिलीज से पहले कई बार सदन के अंदर, सदन के बाहर क्या क्या हम पर आलोचना नहीं हुई। कभी अर्बन नक्सल, कभी देशद्रोही, क्या क्या नहीं कहा, देश का बंटवारा चाहते हैं, क्या क्या आरोप नहीं लगाया। लेकिन जब आपने खुद देखा कि देश के लोग, अति पिछले वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक जब वो चाहते हैं, जनजाति लोग, अनुसूचित जाति लोग जब वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, तो आपने विमर्श होकर आपने जाति जनगणना लेके आए। अब आप वो जाति जनगणना को नहीं करना चाहते, आप नहीं लागू करना चाहते। अभी भी समय है, 2026 है, आप कह रहे हो कि काम आपका शुरू हो गया है, तो आपको क्यों लगता है, आपने क्यों यहां पे लिखा है कि कंसिडरेबल टाइम लगेगा और पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है हमारे पॉलिटिक्स में वो डिले हो जाएगी? मतलब आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो। साफ साफ आपका उद्देश्य, आपकी राजनीति यहां पे है। मैं पढ़ देना चाहता हूं। द नेक्स्ट सेंसस एंड कॉन्सिक्वेंशियल डिलिमिटेशन एक्सरसाइज thereafter will take considerable time and thus delay the effective and dedicated participation of women
in our democratic polity. Hence, the objective of the proposed bill is to operationalize 1/3 reservation for women through a delimitation exercise to be undertaken on the basis of the population figures of the latest published census. ये क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो, आप डिलिमिटेशन। आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि आज सरकार अपने आप जो संविधान में लिखा हुआ है कि जो अगला सेंसस होगा 2026 उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना, और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? कोई सरकारी दस्तावेज, कोई पार्लियामेंट्री पेपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, कहां से आया 815 नंबर? क्या आसमान से टपक गया? कहां से आया? यही तो हम जानना चाहिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार के पास इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करने की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ही नहीं कि वो सरकार अपने आप कैसे तय कर ले कि पार्लियामेंट की सदन की संख्या कितनी बढ़नी चाहिए, अपने आप बिना सेंसस की। तो बार बार यह हमको पता चलता है कि आप डिलिमिटेशन को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप से, आप इसको एक हथियार के रूप से आप इसको व्यवहार करना चाहते हैं, जो मंशा नहीं थी। जो हमारे संविधान के निर्माता थे, डिलिमिटेशन किसी राजनीतिक दल के राजनीतिक हथियार के रूप में निर्माण करना उनका मंशा नहीं था। डिलिमिटेशन की मंशा क्या थी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, प्रशासन के लिए, सुशासन के लिए हम अपने डिलिमिटेशन अपने विधानसभाओं का, लोकसभा क्षेत्रों का ऐसा करें ताकि लोगों को प्रशासनिक सुविधा मिले, ताकि सुशासन सुचारू रूप से हो। इस उद्देश्य से डिलिमिटेशन हुआ था। लेकिन हमने देखा है कि इस सरकार के द्वारा किस प्रकार से डिलिमिटेशन को, किस प्रकार से एक निजी और काफी निम्न स्तर की राजनीतिक अस्त्र इसको बनाया गया है। मैं 2 प्रदेशों का उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे आज डिलिमिटेशन का व्यवहार किया जा रहा है। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा असम, दोनों प्रदेशों में डिलिमिटेशन, दोनों प्रदेशों में। और एक में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के जब आपने परिसीमन की तो वहां पे आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई और वहां पर आपने सेंसस, कौन से सेंसस का आपने इस्तेमाल किया? 2011 का। और दूसरे तरफ आपने असम में परिसीमन की, वहां पर परिसीमन की दायित्व खुद केंद्र चुनाव आयोग ने ले ली और वहां पर परिसीमन के सेंसस के आधार पर हुआ 2001 पर। आप सोच समझ सकते हो कि भारत में 21वीं सदी में 2022 से 2023 में लगभग वो 1-1.5 वर्ष के कार्यकाल में भारत के 2 प्रदेशों में परिसीमन हो रहा है। एक 2011 के सेंसस के आधार पर, एक 2001 के आधार पर, एक जगह डिलिमिटेशन कमीशन, एक जगह चुनाव आयोग। तो साफ साफ पता चलता है कि ये डिलिमिटेशन किसी प्रकार से नागरिकों को, आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए नहीं। डिलिमिटेशन बस आप अपने राजनीतिक सत्ता को और मजबूत करने के लिए, अपने राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डिलिमिटेशन का तात्पर्य क्या था कि हर जो क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, उसकी जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए। मैं बताऊं असम में क्या हुआ। असम में एक लोकसभा है 14 लाख लोगों का और एक लोकसभा है 26 लाख लोगों का। 26 लाख लोगों का। ये किसकी सुविधा देख रहे हो? किसकी सुविधा देख रहे हो आप?
आम नागरिकों की तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो 26 लाख का लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, वो किसी प्रकार से किसी ना प्रशासनिक रूप से ना सुशासन के रूप से वो किसी का फायदेमंद हो सकता है। ऐसा डिलिमिटेशन हुआ है सर कि एक विधानसभा में कहीं 4 जिला परिषद और कहीं 2 जिला परिषद। ऐसा डिलिमिटेशन हुआ है कि एक पंचायत में 10 वार्ड, 2 वार्ड एक विधानसभा में, 3 वार्ड दूसरे विधानसभा में, 3 वार्ड चौथे विधानसभा में। यह है परिसीमन। और अफसोस की बात, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। और यही जो आज इस प्रकार को अमेरिका में कहते हैं जेरीमैंडरिंग, पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, कि कोई एक ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी होती है सर। डिलिमिटेशन में एक और चीज होती है कि ज्योग्राफिकल, बिसाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी होनी चाहिए। लेकिन आज आपने ऐसे क्षेत्र बनाए हैं कि एक नदी के इस पार और एक गांव पहाड़ के उस पार। किस लिए? ये किस प्रकार का ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है? आप मैप देखिए सर। अब यही चीज जो उन्होंने असम में किया, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, अब महिला आरक्षण के द्वारा पूरे देश में यह कहना चाहते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है, दुख की बात है। महिलाओं का अपमान है कि आप इस प्रकार का महिलाओं का आप राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हो महिला आरक्षण के नाम पर। आप भारतीय संस्कृति की बात करते हो, भारत के देवी देवताओं की बात करते हो, भारत के उपनिषद और पुराणों की बात करते हो, और यह है आपका मंशा, डिलिमिटेशन। हमने ये खुद देखा है सर कि आज कहीं ना कहीं ये एक शंका है कि एक, आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो, शंका दूसरा कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो, शंका तीसरा कि आप डिलिमिटेशन नागरिकों के हित में नहीं, डिलिमिटेशन खुद के हित में करते हो, यह भी तीसरा शंका है। और चौथी शंका यह है कि आप संविधान को आप धीरे धीरे आप कमजोर कर रहे हो। संविधान के आर्टिकल 81 में खुद लिखा है कि जो सेंसस, अगला जो सेंसस होगा उसके आधार पर 2026 का उल्लेख वहां पर है संविधान पर। संविधान में उल्लेखित है आर्टिकल 81 में कि 2026 में जो सेंसस होगा, उस जो सेंसस जब पब्लिश होगा तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, डिलिमिटेशन होगा। अब आज आप इस महिला आरक्षण के बिल के द्वारा अब संविधान को भी कमजोर कर रहे हो। जो 2026 की जो बात आर्टिकल 81 में है, आप उसको भी आप कमजोर करके कह रहे हो कि जब सदन कोई कानून लाएगा तब उस कानून में जिस सेंसस की बात होगी उस सेंसस के आधार पर हम परिसीमन करेंगे। मतलब जो बात संविधान में लिखी है, जिस बात को चाहे किसी दल की सरकार आए उस बात को अमल करना है, आपने उस संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर कर आपने एक ऐसा कानून लाना चाहते हो कि सदन में जिसकी ताकत, सदन में जिसकी बल, वो निर्धारित करेगा कि किस सेंसस के आधार पर परिसीमन हो। तो किस प्रकार से संविधान के पक्ष में हो? ये बिल महिला विरोधी है, ये बिल जाति जनगणना विरोधी है, ये बिल संविधान विरोधी है, ये बिल जो हमारे पूरे प्रदेश का, पूरे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके विरोध, फेडरल स्ट्रक्चर के विरोध। सर हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश जब हमारे देश में जब राज्यों का जन्म हुआ तो उस समय जनसंख्या नहीं देखी गई थी, भाषा देखा गया था। भाषाओं के आधार पर एक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रदेशों को हुआ था। कहीं कहीं जो हमारी एथनिसिटी है, नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं, उनको पता है कि वो एक बड़े ग्रेटर असम के पार्ट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपना परिचय बचाना था, अपने भाषा का परिचय, अपने एथनिसिटी का परिचय, अपने परंपरा का परिचय। और इसीलिए वो ग्रेटर असम से, ग्रेटर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से वो निकलकर उन्होंने अपने सेपरेट स्टेटहुड की मांग की।
जिसके कारण स्वाभाविक रूप से उनकी जनसंख्या कम हुई। आज वो जो मांग उन्होंने की, अपने परिचय की, अपने स्वाधीनता की, अपने भाषा की, अपने जाति की, अपने परंपरा की, आज उसके लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर उनकी कभी ताकत इतनी होगी नहीं कि सदन के अंदर कोई नागालैंड में का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे, कोई अरुणाचल का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे, कोई मिजोरम का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे। आज भी हमारे भारत देश में कई ऐसे प्रांत हैं जो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। गोरखा का एक मांग है, सेपरेट स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। और आज जब वो सेपरेट स्टेट होंगे तो उन्हीं की जो जनसंख्या है उनके कारण उनको कमजोर किया जाएगा। तो आपने जो एक विषय है, जिस विषय पर हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय अटल जी, उन्होंने पूरे जो हमारी फेडरल बैलेंस है, संतुलन है, उसको बचाने के लिए फ्रीज डाला था पॉपुलेशन सेंसस में 1976 और 2001 में, एक बड़े एक सोच के साथ। आज आप उनसे भी परे हो रहे। आप तो कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी से तो बड़े अपने आप को समझते हो, आप स्वर्गीय अटल जी से भी अपने आप को बड़े समझते हो, जो एक अटल जी से भी, स्वर्गीय अटल जी से भी अपने आप को आप बड़े स्टेट्समैन समझते हो। तो जो आज ये पॉपुलेशन की जो बात है, एक संतुलन की बात है, जिसको हमें काफी बारीकी से समझना है। फेडरल स्ट्रक्चर को के बैलेंस को पकड़ने के लिए बहुत सबको साथ, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सारे विभिन्न दलों के साथ बातचीत करनी है। उसको आप महिला आरक्षण के नाम पर सबके बुलडोज कर रहे हो आप। हम दोबारा आपको कह रहे हैं, लाइए महिला आरक्षण, हम इसके विरोध में नहीं है। महिला आरक्षण लाइए, लेकिन ये परिसीमन के अटकेले और इस परिसीमन के जाल से इसको बाहर निकालिए, सरल करिए, आसान करिए, लागू करिए, ताकि हम सब देख पाए। इससे महिला आरक्षण के द्वारा आप अपने राजनीतिक रोटियों को मत सेकें। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि काफी परिसीमन को लेकर इस देश में गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिस सवालों का जवाब, जिस मसलों का समाधान पूर्व में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने किया है, और काफी एक बारीकी से काफी संतुलन उन्होंने सृष्टि करने में वो सफल हुए। उस संतुलन को आप अपने राजनीतिक रोटी के लिए, अपने राजनीतिक मुनाफा के लिए भारत के उस संतुलन को मत बिगाड़िए। आज भी हम एक, जैसे राहुल जी ने कहा है कई बार कि हम यूनियन है एक स्टेट्स के। इस यूनियन में चाहे स्टेट की जनसंख्या बड़ी हो या स्टेट की जनसंख्या कम हो, जनसंख्या के आधार पर उनको राजनीतिक रूप से उनकी ताकत को आप कम मत करिए या बढ़ाइए मत। सबको तवज्जो मिले, भारत की जो हमारी अखंडता है वो अमल रहे और भारत हमेशा सशक्त रहे। इसीलिए परिसीमन पर गंभीर चर्चा हो और इस प्रकार से बुलडोज ना करे। महिला आरक्षण पर आप उसको इस ढांचे से निकाले, एक सरल बिल लाइए, जो आप हमारे सुझाव को कबूल करिए। इसलिए आपने इस प्रकार के गैर संवैधानिक, गैर महिला, गैर जाति जनगणना, गैर जो हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ बिल लाने के कारण हम पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करते हैं। धन्यवाद।